हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन हो गए, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में 11 फरवरी 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, आप मेरे जीएसजी के फाउंडेशन बैच को एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ में कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज कवर किए हुए हैं। इस बैच की मदद से आप 70% से प्लस स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि उसके बाद करीब 25 से 30% का वेटेज तो करंट अफेयर का ही होता है। अब शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो गया। जैसे ही मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तो मुझे पता लगा कि इस तरीके के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको परेशान करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इन दोनों में से ये कौन सी कंडीशन है जो कि डब्ल्यूएचओ के लिए चिंता का विषय हो जाती है। मतलब डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें अपना कंसर्न जाहिर करेगा, वो चिंतित हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए। यह है कोविड 19 की महामारी विज्ञान में संचरण क्षमता में वृद्धि या हानिकारक परिवर्तन। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोरोना वायरस में जो महामारी है, अगर उसका फैलाव ज्यादा हो रहा है, मतलब कोविड बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या इसमें चिंता होगी? बिल्कुल होगी। या फिर किसी भी तरीके का हानिकारक परिवर्तन हो रहा है जो कि नुकसानदेह होगा, तो क्या चिंता का विषय है? बिल्कुल है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट कंसीडर करेगी डब्ल्यूएचओ। अब दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं। यहां पर दिया हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों या फिर निदान की प्रभावशीलता में वृद्धि। यहां पर मतलब बात यह हो रही है कि जो सोशल, जो पब्लिक है, उसकी जो हेल्थ है वो बेहतर हो रही है या फिर उसमें प्रभावशीलता में वृद्धि हो रही है लगातार। तो या ये कोई चिंता का विषय तो नहीं हुआ ना। मतलब अगर लोगों की हेल्थ बेहतर हो रही है, लगातार डे बाय डे वो रिकवर कर रहे हैं, तो फिर डब्ल्यूएचओ क्यों चिंतित होगा? तो सेकंड वाला कंसीडर नहीं करेगा डब्ल्यूएचओ, केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही कंसीडर करेगा। इसलिए सही आंसर है फर्स्ट वन, ओनली वन। अब जबकि मैं बात करूं, मैं जब आपके कमेंट्स देखने गया तो शुरुआत के 7-8 कमेंट्स तक तो बिल्कुल सही आंसर कोई दे ही नहीं पाया है। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जबकि अब आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया पूरे तरीके से। पहले 3 ऐसे स्टूडेंट कौन है जिन्होंने सबसे सही आंसर दिया है? एक तो है शेरशाह, और दूसरे हैं आशु जिन्होंने सही आंसर दिया है, और तीसरी हैं उर्वशी। ये पहले 3 ऐसे स्टूडेंट हैं। और आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है इससे पहले मैंने ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा होगा जिसमें आप सभी इतने ज्यादा परेशान हो गए। तो चलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन आपके सामने और लाऊं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके साथ गूगल ने पैक्ट साइन किया है? और गूगल इस राज्य सरकार के साथ पैक्ट साइन करके एक आर्टिफिशियल बेस्ड एलईडी सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है, और महाराष्ट्र के अंदर गूगल के द्वारा एआई एलईडी सर्विसेज लॉन्च करी जाएंगी। और ये जो सर्विसेज होंगी ये कहीं ना कहीं जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में काम आएंगी। जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एलईडी स्क्रीन्स होगी ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगी। केवल आप बोल के उन्हें कमांड दीजिए, वो स्क्रीन्स आपको उसी तरीके के वीडियोस दिखाएगी, उसी तरीके का एक्ट करेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इसका योगदान होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ सेक्टर में भी इसको यूज किया जाएगा। गूगल के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर ट्रिपल आईटी नागपुर के अंदर एक आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस की भी स्थापना करी जाएगी। मतलब कहने का, गूगल एक अपना एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेगा ट्रिपल आईटी नागपुर के अंदर। बाकी गूगल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। महाराष्ट्र में गवर्नर हैं इस टाइम पर रमेश बाइस। क्या नाम है इनका? रमेश बाइस। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा सारथी पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है? और ये जो सारथी पोर्टल है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत भर के किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और यही इसको लॉन्च करेंगे, और इस टाइम पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं
अर्जुन मुंडा, इन्हीं के द्वारा सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया। अर्जुन मुंडा इससे पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी कुछ टाइम पहले ही पिछले साल इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, ठीक है, तो वो इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस पोर्टल में। उसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, राहत पैकेज भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पार्ट है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो पहले ही लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत ये पोर्टल अब नया है, जिसकी फैसिलिटी दी गई है। अब यहाँ पे एक शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 14447। ओके। और यहाँ पर अगर सारथी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप एक बार समझ लीजिए। फुल फॉर्म है इसका सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर, रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। मतलब बात उसी की हो रही है कि भारत भर में जितना भी हमारा रूरल एरिया है, वहां पर जो किसान है, किसानों को फसलों में यहाँ पर बीमा दिया जाने का प्रावधान है। एलआईसी म्यूचुअल फंड में नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अब ये यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं रवि कुमार झा। कौन है? रवि कुमार झा। और ये एलआईसी के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं रवि कुमार झा। इससे पहले दिसंबर 2023 तक एलआईसी में एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के रूप में कार्यरत थे। एलआईसी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना करी गई है। हेडक्वार्टर है एलआईसी का मुंबई। और आप में से कोई बता सकता है एलआईसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वैसे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो इनका नाम है मियो ओका। क्या नाम है? मियो ओका नाम, इनका ध्यान रखिएगा। अलोंग साइड इंडिया, मतलब भारत के अलावा अगर बात करी जाए तो 2024 का गवर्नमेंट वर्ल्ड समिट जो दुबई में आयोजित किया जा रहा है, इनमें भारत के अलावा कौन से और ये देश हैं जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इस बार आपको बता दूं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2024 का, ये दुबई में हो रहा है। और इसकी शुरुआत 12 फरवरी को हो रही है और 12 से लेकर ये 14 फरवरी तक चलेगा। मतलब ये 3 दिवसीय समिट है। दुनिया भर के 25 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। बिजनेस एंड ट्रेड को बढ़ाने की यहाँ पर बात करी जाएगी। और भारत के अलावा 2 और देश हैं जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। एक तो है टर्की, और अब इसका नाम तुर्की हो गया है। और टर्की के अलावा ये है कतर। तो टोटल 3 देश आपको ध्यान रखने हैं, कतर, टर्की और भारत। ये तीनों गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे इस बार। और टर्की की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं अंकारा। कतर की कैपिटल दोहा। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। पूरे दुनिया भर के 25 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और 25 देशों से 4000 ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर आ रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कंट्रीज को। एनपीसीआई, जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। भारत में जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर हैं, वो सब एनपीसीआई के अंतर्गत इसी के नॉर्म्स पर, इसी के जो गाइडलाइंस हैं उन पर काम करते हैं। जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, वो सब एनपीसीआई के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अजय कुमार चौधरी। अब से ये पदभार संभालेंगे एनपीसीआई का। और अगले 3 सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम है विश्व मोहन महापात्रा। क्या नाम है? विश्व मोहन महापात्रा। इनको सक्सीड किया है इन्होंने। और क्या बता सकते हो इस टाइम पर एनपीसीआई के चेयरपर्सन कौन है? सीईओ और एमडी की पोस्ट पर कौन है? ये हैं दिलीप असबे। क्या नाम है? दिलीप असबे। भारत के ये कौन से प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं चौधरी चरण सिंह। और इसके अलावा आपको बता दूं, भारत सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले, आपको पता ही है, मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था कि 2 लोगों को 2024 भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन है? एक तो हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, जिनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, इनका नाम भी मैंने आपको बताया था। ये कौन है? ये है कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। इन दोनों के बारे में तो आपको पता है। टोटल 3 नाम फिर से निकल के आए हैं जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। अब ये कौन कौन है? एक तो है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1979 में, करीब 170 दिनों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस,
ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव। और ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 9th प्राइम मिनिस्टर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी से पहले। इसके अलावा जो पीवी नरसिम्हा राव हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1973 तक। तो इनको भी सम्मानित किया जाएगा। अब ये तीसरे व्यक्ति कौन है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। ठीक है, तो इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा। बाकी टोटल जो कंप्लीट डिटेल है वो मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, तो इसलिए पीडीएफ एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और सबसे पहले 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये म्यूजिक क्षेत्र के दिग्गज हैं, प्यारे लाल शर्मा। इनको सम्मानित किया गया है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से। वैसे आपको बता दूं, प्यारे लाल शर्मा, इनका एक डुओ माना जाता था। डुओ मतलब जैसे आपने म्यूजिक में देखा है ना, विशाल शेखर का, ठीक है, शंकर महादेव, शंकर एहसान लॉय लॉय का, ठीक है। तो शंकर महादेवन, एहसान और लॉय, ये तीनों एक साथ म्यूजिक बनाते थे, तो इनका ट्रियो हो गया या डुओ होता था। वैसे ही इनका भी एक डुओ है। तो इनका डुओ प्यारेलाल शर्मा का श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ ही हुआ करता था, जिनके नाम पे ये इंटरनेशनल अवार्ड रखा गया है। तो श्री लक्ष्मी नारायण अवार्ड जो है, ये रखा गया है मशहूर संगीतज्ञ जो कि वायलिन बजाते थे, श्री लक्ष्मी नारायण के नाम पर। तो अब इससे सम्मानित किए गए हैं प्यारेलाल शर्मा जी। और ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया है दो म्यूजिशियंस के द्वारा, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। और ये दोनों कौन कौन है, जो आपको लेडी दिखाई दे रही हैं, ये हैं कविता कृष्णमूर्ति। और जो आपको ये जेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है एल सुब्रमण्यम। ये कौन सी पेट्रोलियम कंपनी है जिसने एलपीजी इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है क्यूआर कोड ऑथेंटिफिकेशन के अंतर्गत, और जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। तो इसको लॉन्च किया गया है बीपीसीएल के द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब समझिए पूरी कहानी क्या है। आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है ना, जिसमें किचन में आप खाना बनाते हो, तो ये एलपीजी सिलेंडर अब से आया करेगा, और इसमें जो ऊपर नॉब होता है ना, जिसको हटाकर आप रेगुलेटर से कनेक्ट करते हो, यहाँ पर एक क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो अपने आप ही आपको गैस का वेट पता लग जाएगा कि गैस कम तो नहीं है आपको दे रहा है डीलर। इसके अलावा आपको ये भी पता लग जाएगा प्योर है कि नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन पे ही आ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कुछ और चीज़ें भी आप नई ऐड हो गई हैं इसमें, जैसे कि आपने सिलेंडर का ऑर्डर किया, तो आप उसे रियल टाइम ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई अभी कितना टाइम लग जाएगा, अभी कहाँ पहुँचा है, कितने घंटे में हमारे घर पहुँच जाएगा वो सिलेंडर लेकर। इसके अलावा एक और चीज़ हो गई है, अब आपको सिलेंडर डिलीवरी जो दी जाएगी उस टाइम पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप जब शेयर करोगे तभी मतलब सामने जो एजेंसी होगी या भारत गैस होगी उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हाँ कस्टमर तक सिलेंडर पहुंच चुका है। वरना कई बार ऐसा होता था कि डीलर ने एक व्यक्ति को भेजा, वो गाड़ी लेकर निकला 100 सिलेंडर की, और उसे शाम हो गई सिलेंडर बांटते हुए। अब उसका मन नहीं है काम करने का, वो डीलर को जाके बोल देता था कि भाई कस्टमर तो मुझे लोकेशन पे मिला ही नहीं। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, कस्टमर तुरंत कंप्लेन लॉक कर पाएगा। ओके। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने प्योर फॉर श्योर इस बेसिस पर लॉन्च किया है। 1976 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। बीपीसीएल के चेयरपर्सन है जी कृष्ण कुमार। कौन है? जी कृष्ण कुमार। ये अनाउंसमेंट पूरा पेट्रोलियम एंड गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ये कौन सा संस्थान है जो कि भारत का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बन गया है मुंबई में? तो रतन टाटा ट्रस्ट, जिसको आप यूजुअल टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हो, इनके द्वारा यह हॉस्पिटल बनाया गया है। यह हॉस्पिटल स्पेशली एनिमल्स के लिए बनाया गया है। यह भारत में पहला इस तरीके का हॉस्पिटल है। यहाँ पर यह मत समझिएगा कि स्मॉल हॉस्पिटल की बात हो रही है, यहाँ पर स्मॉल एनिमल्स की बात हो रही है, मतलब छोटे पशुओं के लिए, जैसे कि कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, इनके लिए। ठीक है, बर्ड्स हो गई, इस तरीके के छोटे पशुओं के लिए। तो ये भारत में पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो कि इतने बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं, ये हॉस्पिटल 98,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो कि 5 फ्लोर का बनाया गया है। और टाटा ट्रस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो इलाज होगा वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में किया जाएगा इन पशुओं का। और इसका उद्घाटन अगले महीने है, मार्च 2024 में।
श्री रतन नवल टाटा पहले भी पशुओं से प्रेम करने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके ट्वीट देखने को मिलते रहते हैं इस तरीके के। तो कहीं ना कहीं ये उनके क्षेत्र में पशुओं के लिए एक डेडिकेशन है उनके ट्रस्ट की तरफ से। किसके द्वारा दिल्ली के अंदर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो कल 10 फरवरी को आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इस बार का जो आदि महोत्सव है ये नई दिल्ली के अंदर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंतर्गत किया जा रहा है। ये आदि महोत्सव 10 फरवरी को शुरू हुआ है और ये 18 फरवरी को इसका समापन होगा। आदि महोत्सव का मतलब ये है कि यहाँ पर आदिवासियों के लिए महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डेकोर आइटम बना रहे हैं, साजो सज्जा का सामान या क्राफ्टिंग आइटम है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी अपनी स्पेशल क्विजिन्स बनाती हैं, व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करीब 300 स्टॉल लगाए गए हैं इस तरीके के, जिसमें कि आदिवासी कम्युनिटियाँ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हैं। और इसमें भारत भर के कई सारे बिजनेस पर्सन्स और एंटरप्रेन्योर भी हिस्सा ले रहे हैं। अब इसका सीधा फायदा इनको ऐसे मिलता है कि बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर्स अगर इनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली यहाँ से ही ये एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और आगे व्यापार एक दूसरे से कर सकते हैं। और इसका सीधा फायदा ट्राइबल कम्युनिटीज को इस बेसिस पर मिलता है कि उन्हें अपनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है। ये कौन सा देश है जिसको न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में हर साल इंटरनेशनल बुक फेयर आयोजित किया जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इस बार का जो बुक फेयर है ये शुरू हो चुका है। ये भी 10 फरवरी से शुरू हुआ है और 18 फरवरी को इसका समापन है प्रगति मैदान में। दुनिया भर की हजारों नहीं लाखों पुस्तकें यहाँ पर स्टॉल स्वरूप लगाई जाती हैं। इस बार यहाँ पर सऊदी अरेबिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। और आई थिंक अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। कई साल पहले मैं भी लगातार 2 से 3 साल तक इस बुक फेयर में हिस्सा लेने जा चुका हूँ। तो आपको एक बार इसे ज़रूर जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए। एटलीस्ट हर एक उस व्यक्ति को जिसका पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, उसको इस अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर में एक बार तो ज़रूर जाकर देखना चाहिए। एक बहुत ही अलग एम्बियंस होता है, बहुत ही हेल्दी एम्बियंस आप जिसे बोल सकते हो, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड इसमें रहता है। ये कौन है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 में 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मतलब हर साल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसी को डिक्लेयर किया जाता है बेस्ट पिक्चर के लिए। तो ये है नीमा सारी खानी। इनके द्वारा ये फोटो खींची गई है। इस फोटो को नॉर्वे में इन्होंने क्लिक किया है और ये पोलर बियर तलाश रही थी, मतलब ये पोलर बियर को शूट करना चाहती थी। 3 दिनों तक लगातार इधर उधर सर्च आउट करने के बाद तब जाकर इन्हें पोलर बियर मिला। और ये पोलर बियर जो इन्हें नॉर्वे के कोस्ट पर मिला, तो वहां पर देखने को आपको मिल रहा होगा चारों तरफ पानी पानी है। और पोलर बियर जो होते हैं ये बर्फ में रहते हैं और ग्लेशियर्स लगातार हमारी पृथ्वी में पिघलते चले जा रहे हैं। इसी वजह से पोलर बियर्स की जो तादाद है ये कम होती जा रही है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है ये अपने आप में बहुत ही इमोशनल है और बहुत कुछ दर्शा रही है कि इंसानों ने किस तरीके से प्रभावित किया है इन वाइल्ड लाइफ की के जीवन को और इनके हैबिटेट्स को। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये छोटा सा आइसबर्ग है और इसमें पोलर बियर ये सोने की कोशिश कर रहा है, जबकि चारों ओर इसका हैबिटेट मिट चुका है, पानी पानी है चारों तरफ। तो हम इंसानों को इससे सीखना चाहिए। लगातार हम लोग इनके हैबिटेट्स को डेंजर में ला रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रजातियां हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है, उसके बाद ये लगातार विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो इस पिक्चर के लिए नीमा सारी खानी को सम्मानित किया गया है और ये ब्रिटिश फोटोग्राफर हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, इनमें से कौन सा ये स्पोर्ट्स इवेंट है जिसका ऑफिशियल मैस्कॉट है शी ने शी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। हिंट आपको दे सकता हूं कि अभी हाल ही में करंट अफेयर में पढ़ा है। 2024 का कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी का एग्जाम हो या फिर सीपीओ का एग्जाम हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, हर एक एसएससी एग्जाम के लिए आप मेरा जीएस जीके का बैच फॉलो कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिक जीके का बैच भी आप अवेल कर सकते हैं। और मेरा जो ये बैच है जीएस जीके का फाउंडेशन, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और साथ में वन लाइनर क्रैश कोर्स, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है।
आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, एक्स वाई जी कोई भी एग्जाम, चाहे पीसीएस तक का, आप इस बैच की मदद से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, आप वहां से भी इसे अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।